गरीबी भूख है, गरीबी कुपोषण है। गरीबी उस बीमारी का दूसरा नाम है जो भूखे पेट सोने से होती है, गंदा पानी पीने से होती है। गरीबी शक्तिहीनता है, गरीबी प्रतिनिधित्वहीनता है, गरीबी लोकतंत्रहीनता है। हर प्रकार की बेबसी को जन्म देती है गरीबी। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे गरीबी पर। काफी दिनों बाद YouTube पर मैं आ रहा हूं अपनी क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। दरअसल पिछले दिनों अपनी ऑफलाइन क्लासेस में मैं बहुत बिजी हो गया था और कुछ बहुत ही जरूरी काम थे जिसके कारण मैं दिल्ली के बाहर था, इसलिए थोड़ी सी बीच में गैप हुआ है। तो फिर से हम उसे कंटिन्यूटी दे रहे हैं। अब गैप नहीं होगा, सारे काम पूरे हो चुके हैं, सब कुछ टॉपिक कवर करेंगे, क्लास की कंटिन्यूटी को बढ़ाएंगे, बचत आएगा उसको भी आपको पढ़ाएंगे और संख्या बढ़ा करके चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया, बहुत याद किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा भाग्यशाली होता है वो शिक्षक जिसे उसके विद्यार्थी याद करते हैं, और इस मामले में मैं आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि आप लोग मुझे इतना मिस करते हैं, इतना प्यार करते हैं। इस प्यार के लिए, इस याद के लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चर्चा करते हैं, गरीबी पर बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सवाल यही है कि क्या है गरीबी? क्या है? क्या हो गया? क्या है गरीबी? है क्या? बहुत सीधे सहज शब्दों में जब हम बात करते हैं क्या है गरीबी, तो जवाब ये निकल करके आता है कि गरीबी बुनियादी मानवीय जरूरतों जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, सुरक्षित पेयजल का अभाव है। यानी किसी भी व्यक्ति के पास यदि समुचित भोजन न हो, वस्त्र न हो, रहने का घर न हो, स्वच्छ पीने का पानी न हो, तो वह गरीब है। अगर वह इनके अभाव की स्थितियों में जी रहा है तो वह स्थितियां गरीबी की स्थितियां हैं। तो यही है गरीबी, इनमें से किसी का न होना है गरीबी। साथ ही साथ अक्सर हम यहीं पर रुक जाते हैं कि खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो गरीबी है। जी नहीं, गरीबी सिर्फ यही नहीं रुकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इस गरीबी के रावण की तरह 10 सिर है, 20 हाथ है। सिर्फ इतना ही गरीबी होता तो कभी का गरीबी को दूर कर लिए होते, या गरीबी इतनी दुखदाई न होती। दरअसल इसके बाद भी गरीबी है, इसके आगे भी गरीबी बढ़ती है। जैसे गरीबी अक्सर सामाजिक बहिष्कार के रूप में भी देखी जाती है। गरीब आदमी को समाज के केंद्र में जगह नहीं मिलती है। आपने कभी गौर किया होगा, गांव में जब कोई वाद विवाद होता है तो पंचायत बैठती है, मतलब गांव के लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। गौर किया होगा कभी उस पंचायत में जो पंच होता है उसमें कोई गरीब आदमी नहीं होता है, क्योंकि गरीब आदमी को समाज की मुख्यधारा में रखा ही नहीं जाता। मैं अक्सर मजाक में कहा करता हूं कि जितने भी उपन्यास कहानियां हैं, सब में प्रेम कहानियों में किसी के सपने में राजकुमारी ही आती है तो किसी के सपने में राजकुमार ही आता है। किसी के सपनों में कोई झुनिया नहीं आती है, किसी के सपने में कोई गोबर नहीं आता है। क्योंकि दरअसल गरीबी भी सपने के बाहर रहती है, और सपने के बाहर रहना ही सामाजिक बहिष्कार कहा जाता है। यानी गरीबी सिर्फ भोजन, आवास, कपड़े इन सब की कमी नहीं है। गरीबी सामाजिक बहिष्कार भी लाती है। गरीबी समाज की मुख्य धारा में आने से भी रोकती है। गरीबी समाज पर अन्य लोगों की निर्भरता व समाज में लोगों के साथ सार्थक बंधन विकसित करने की क्षमता में कमी के रूप में भी अनुभव की जाती है। गरीब आदमी की समाज के अन्य लोगों पर निर्भरता होती है। गरीब आदमी समाज के अन्य लोगों के साथ सार्थक संबंध विकसित नहीं कर पाता है।
कभी भी समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाता है। यानी गरीबी के सामाजिक पहलू भी हैं, सामाजिक लक्षण भी हैं। साथ साथ जब हम गरीबी पर आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में होती है। इसको कहते हैं एक दुष्चक्र के रूप में गरीबी। आप कहोगे गुरुजी ये दुष्चक्र के रूप में गरीबी के मायने क्या है? साइंस जब आप पढ़ोगे, मेडिकल साइंस, तो उसमें एक बीमारी होती है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर डिसऑर्डर वह बीमारी होती है जो अन्य बीमारियों को जन्म देती है, अन्य बीमारी को जन्म देती है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई एक डिसऑर्डर हो जाए, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, इससे कोई डिसऑर्डर हो जाए तो इसमें शरीर में ढेर सारी बीमारियां हो जाए। इसके शरीर में क्या हो जाएंगी? ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी। गरीबी को भी कहा जाता है कि गरीबी मानव के रूप में, के शरीर में, मानव के लिए एक डिसऑर्डर के ही समान है। क्योंकि अगर व्यक्ति गरीब है तो वह अन्य बीमारियों अर्थात अन्य समस्याओं से भी ग्रसित हो जाता है, और ये समस्याएं उसे हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। जैसे यदि कोई गरीब है तो निरक्षर होगा, पढ़ाई लिखाई में कमी हो जाएगी, इससे जीवन भर वो कई समस्याओं से जूझेगा। कोई गरीब है तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, जीवन भर कई समस्याओं से जूझेगा। इसी को कहते हैं कि गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में है। हमने यहां पूरा विस्तार से समझा भी दिया है, लिख भी दिया है, ताकि आपके नोट्स में रहे। तो जब हम कहते हैं कि गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में है तो उसके मायने होते हैं कि दुष्चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राथमिक विकार यानी डिसऑर्डर जन्म लेते हैं, और डिसऑर्डर ऐसे प्रभाव उत्पन्न करता है जो अन्य तरह के विकारों को आगे बढ़ाते हैं, अन्य तरह की बीमारियों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक यही चीज गरीबी के मामले में भी होती है। जैसे गरीबी कुपोषण की ओर ले जाती है, और कुपोषण शरीर को कमजोर करता है, जिसके लिए व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाना पड़ता है, स्वास्थ्य पर खर्चे को बढ़ाना पड़ता है। अब गरीब आदमी कुपोषण का शिकार होगा तो बीमारी होगी, बीमारी का इलाज कराने के लिए उसी गरीबी में जो पैसा है खर्च करना पड़ेगा, यानी वह गरीब व्यक्ति और अधिक गरीब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में होती है जो अपने साथ कई चीजें लेकर के आती हैं। कुल मिलाजुला करके गरीबी की परिभाषा को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि गरीब व्यक्तियों की अपनी गरीबी के परिणाम स्वरूप आर्थिक और सामाजिक संसाधनों तक पहुंच नहीं होती है, जिससे उनकी गरीबी बढ़ जाती है। और इसका मतलब यही होता है कि गरीब जीवन भर गरीब बना रहता है, गरीब जीवन भर गरीब बना रहता है। इसी को कहते हैं गरीबी एक दुष्चक्र के रूप में। गरीबी ऐसी स्थितियों को जन्म देती है कि गरीबी से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है, गरीब व्यक्ति जीवन भर गरीब बना रहता है। अब हम थोड़ा गरीबी के प्रकारों पर बात करेंगे कि गरीबी कितने प्रकार की होती है। इन गरीबी के प्रकारों पर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम गरीबी को सिर्फ आर्थिक अभाव के रूप में ही देखते हैं, इसके सामाजिक पहलुओं पर नहीं जाते हैं। तो याद रखिएगा, गरीबी का संबंध केवल आर्थिक अभाव से नहीं होता है, बल्कि इसके सामाजिक पहलू भी होते हैं। जैसे गरीबी के सामाजिक पहलुओं में गरीबों के पास सूचना का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, या यूं कहिए कि गरीबों की सूचना तक, शिक्षा तक, स्वास्थ्य देखभाल तक, सामाजिक सम्मान तक, राजनीतिक शक्ति तक पहुंच की कमी होती है। और इसीलिए कहते हैं गरीबी के सिर्फ आर्थिक पक्ष नहीं, गरीबी के एक सामाजिक पक्ष भी होते हैं, जिसे हम सामाजिक गरीबी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक गरीबी कहते हैं। आप गौर से देखिएगा तो क्या गरीब आदमी के पास सूचना उतनी ही तेजी से पहुंचती है जितनी अमीरों तक पहुंचती है? गरीब आदमी ट्विटर पर होता है? नहीं होता है। गरीब आदमी की क्या शिक्षा संसाधनों तक उतनी बेहतर पहुंच होती है जितनी अमीर तक पहुंच होती है? क्या गरीब के पास उतनी ही हेल्थ सर्विस होती है? क्या गरीब को समाज में उतना ही सम्मान मिलता है जितना अमीर व्यक्ति को मिलता है? क्या पॉलिटिकल पावर तक आज के लोकतंत्र में गरीब आदमी चुनाव लड़ पाएगा? एमपी का, एमएलए का चुनाव लड़ पाएगा?
क्या आज राजनीति करने के जो खर्चे हैं क्या वो गरीब आदमी वहन कर सकता है? इसलिए कहते हैं कि गरीबी का एक सामाजिक रूप भी है, जहां गरीब आदमी की न तो राजनीतिक शक्ति तक पहुंच होती है, न शिक्षा तक, न स्वास्थ्य देखभाल तक, न तो सामाजिक सम्मान तक। और इसलिए गरीबी का एक रूप जिसे हम सामाजिक गरीबी कहते हैं वो हमारे सामने आता है। एक होता है ह्यूमन पॉवर्टी, मानव गरीबी। ठीक, कहते हैं कि जब व्यक्तियों में साक्षरता और पोषण की स्थितियों की कमी होती है, यानी न तो वो पढ़ा लिखा है, न तो उसे उत्तम भोजन प्राप्त हो रहा है, तो वह मानव गरीबी में शामिल होता है, ह्यूमन पॉवर्टी में शामिल होता है। एक टेक्निकल आधार पर गरीबी निकाली जाती है जिसे संपूर्ण गरीबी या निरपेक्ष गरीबी भी कहते हैं। यह तकनीकी आधार पर निकाली जाती है। होता क्या है कि देशों में, अभी अपने भी देश में क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है कि देशों में खपत स्तर, जिसे उपभोग व्यय भी कहा जाता है, यानी डेली खर्च के आधार पर कि कौन कितना खर्च करता है, डेली निकाला जाता है, फिर मासिक निकाला जाता है, फिर वार्षिक निकाला जाता है। खर्च के आधार पर निकाला जाता है, एक्सपेंडिचर के आधार पर निकाला जाता है। तो खर्च के आधार पर एक गरीबी रेखा खींची जाती है। और जो लोग, मान लीजिए 20 रुपया निकाल दिया गया, 20 रुपये खर्च के आधार पर एक गरीबी रेखा खींच दी गई। तो जो लोग इस स्तर की खपत को वहन नहीं कर पाते उन्हें गरीब कहा जाता है, यानी यह तकनीकी गरीबी है। अर्थात मान लीजिए खींच दिया गया कि 20 रुपये का खपत स्तर प्रतिदिन, यानी 20 रुपये के उपभोग व्यय के आधार पर हम एक रेखा खींच रहे हैं। यानी जो लोग 20 रुपये रोज खर्च कर रहे हैं उनको इसके ऊपर रखेंगे, जो लोग 20 रुपये नहीं खर्च कर पा रहे हैं उनको हम इससे नीचे रखेंगे और उन्हें ही हम गरीब कहेंगे। इस आधार पर गरीबी रेखा खींच करके गरीबी निकाली जाती है और उस गरीबी को हम संपूर्ण गरीबी या निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक और गरीबी होती है जिसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। सापेक्ष गरीबी के अनुसार एक देश की गरीबी की दूसरे देश से तुलना की जाती है। अब भारत की तुलना जब पाकिस्तान से करोगे तो पाकिस्तान के लोग बड़े गरीब हो जाएंगे, कहीं टिकते ही नहीं है। अफगानिस्तान के लोग बड़े गरीब हो जाएंगे। लेकिन भारत की तुलना जब आप अमेरिका से करोगे तो भारत के लोग बड़े गरीब हो जाएंगे। यानी किसी देश की तुलना दूसरे कम आय वाले देश से जब हम करते हैं तो उसे हम गरीबी के प्रकार में शामिल करते हैं, उसे हम सापेक्ष गरीबी कहते हैं, यानी तुलनात्मक गरीबी कहते हैं। जैसे विश्व बैंक इस तुलनात्मक गरीबी का इस्तेमाल करता है। विश्व बैंक सापेक्ष गरीबी के आधार पर गणना करता है। यहां वर्ल्ड बैंक ने कई प्रकार के विभाजन किए हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक पहले गरीबी में कम आय वाले देशों को रखता है, लो इनकम कंट्रीज को रखता है। इसमें विश्व बैंक कहता है कि वे देश जो 1.90 डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें गरीब माना जाता है। यानी कम आय वाले देशों में उन देश को वर्ल्ड बैंक रखता है जिस देश के नागरिक प्रतिदिन 1.90 डॉलर से कम पर जीवन यापन कर रहे हैं। तो विश्व बैंक इन्हें कहता है अत्यधिक गरीब कहता है। कम आय वाले देशों में अत्यधिक गरीब उन नागरिकों को माना जाता है जो नागरिक 1.90 डॉलर से कम आय पर अपना जीवन जीते हैं। वही जब हम देखते हैं यही विश्व बैंक जब निम्न मध्यम आय वाले देशों की बात करता है तो निम्न मध्यम आय में विश्व बैंक कहता है कि 3.20 डॉलर प्रतिदिन से कम आय पर जीवन यापन करने वालों को अत्यधिक गरीब माना जाता है। यानी वही आदमी, कोई आदमी यदि निम्न मध्यम आय वाले देश का नागरिक है और वह प्रतिदिन 3.20 डॉलर से कम कमाता है, कम इनकम है, तो वह अत्यधिक गरीब माना जाएगा। अब सोच लीजिए एक ही आदमी है, यदि वह कम आय वाले देश में है तो वह 1.90, यही आदमी यदि कम आय वाले देश में है 1.90 डॉलर से कम आय पर रोज जीवन जी रहा है तो यह अत्यधिक गरीब माना जाएगा। लेकिन कोई आदमी यदि निम्न मध्यम आय वाले देश में है और 3.20 डॉलर से कम आय पर यदि जीवन जी रहा है तो उसे यहां गरीब माना जाएगा। वही आदमी यदि उच्च मध्यम आय वाले देश में है और 5.50 डॉलर प्रतिदिन से कम आय पर जीवन जी रहा है तो इसको अत्यधिक गरीबी में रहने वाला माना जाएगा। इसे अत्यधिक गरीब
माना जाएगा। यानी अलग अलग आर्थिक स्थिति के अनुसार देशों में गरीबी के प्रकार, गरीबी के मापदंड कुछ अलग हैं। आदमी यदि उच्च मध्यम आय का देश का नागरिक है और $5.50 से कम उसकी इनकम है तो यहां वो अत्यधिक गरीब माना जाएगा। निम्न मध्यम आय वाला है, $3.20 से कम की इनकम है तो यहां अत्यधिक गरीब माना जाएगा। समझना बात को, ठीक। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड क्यों है, अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड क्यों है। ये सब हम खुद ही लिख देते हैं ताकि आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करने में बड़ी आसानी हो, सिर्फ इस पीडीएफ का ही नोट्स के रूप में इस्तेमाल कर लें। तो याद रखिएगा कि अलग अलग देशों में गरीब इसलिए माना जाता है क्योंकि देश जैसे जैसे अमीर होते जाते हैं, जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं, उन देशों में जिन्हें आप बुनियादी आवश्यकताएं कहते हैं उनकी अवधारणा बदल जाती है। आप निम्न मध्यम आय वाले देश में पतली सी पक्की सड़क बना देंगे, 2 टाइम का भोजन ही मिल जाएगा, एक कपड़ा ही मिल जाएगा, तो वहां वही गरीबी से बाहर निकल गए। लेकिन आप उच्च मध्यम आय वाले देशों में पक्का मकान होगा, टॉयलेट होगा, सीवेज की सुविधाएं होंगी, अच्छी खासी इनकम होगी, तब उन्हें गरीबी से बाहर माना जाएगा। यानी जो जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, इन बुनियादी आवश्यकताओं की अवधारणा जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं उनमें बदलती जाती है, और जैसे जैसे ही आवश्यकताओं का विस्तार होता है, बुनियादी आवश्यकताओं के मौद्रिक मूल्य में भी वृद्धि होती जाती है, यानी महंगाई बढ़ती जाती है। याद रखना, जैसे जैसे देश अमीर होते जाते हैं वहां महंगाई बढ़ती जाती है, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वे तो और महंगी होती जाती। क्योंकि जैसे जैसे अमीर देश होते जाते हैं उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की अवधारणा बदलती जाती है, बुनियादी आवश्यकताएं महंगी होती जाती हैं। इसीलिए विश्व बैंक ने अलग अलग देशों में गरीबी के लिए अलग अलग मापदंड रखे हैं। एक होता है अत्यंत गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ इस एक्सट्रीम पॉवर्टी की गणना करता है, यूएन द्वारा यह गणना की जाती है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सबसे गंभीर प्रकार की गरीबी ही अत्यंत गरीबी कहलाती है, ठीक। तो आप कहोगे संयुक्त राष्ट्र संघ अत्यंत गरीबी किसे मानता है? तो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, आश्रय यानी आवास, शिक्षा, सूचना और बुनियादी मानव आवश्यकताओं की जब गंभीर अभाव होता है, जिस जिस देश में या जिन जिन लोगों के पास, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ अत्यंत गरीबी में रखता है। गंभीर अभाव, थोड़ा मोड़ा अभाव नहीं, गंभीर अभाव। तो भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य, आश्रय, शिक्षा, सूचना और बुनियादी आवश्यकताओं का जब गंभीर अभाव होता है उसे अत्यंत गरीबी में रखा जाता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी में रखा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने इसकी गणना भी की है। यूनाइटेड नेशन कहता है कि 2011 की कीमतों के आधार पर अगर हम कहें तो किसी भी व्यक्ति की यदि प्रतिदिन की आय $1.90 से कम है तो वह अत्यंत गरीबी में है। वही यूनाइटेड नेशन कहता है अगर 2021 की कीमतों के आधार पर देखें, 2021 में प्राइस क्या थी, वस्तुओं की कीमती क्या थी, तो $2.1 प्रतिदिन से कम आय वाले देशों को अत्यंत गरीबी में शामिल किया जाता है। यानी यूनाइटेड नेशन कहता है कि आप 2011 के आंकड़े पर गणना कीजिए तो $1.90 से कम जिनकी आय है उन्हें हम अत्यंत गरीबी में रखेंगे। 2021 की प्राइस के आधार पर गणना कीजिए तो $2.1 से कम जिनकी आय है उन्हें हम अत्यंत गरीबी में रखेंगे। ये गरीबी के प्रकार हैं, गरीबी के पहलू। और यहां जो कुछ भी हमने गरीबी पर बात की उसमें आर्थिक आधार महत्वपूर्ण है, यानी मौद्रिक पहलू महत्वपूर्ण है। लेकिन गरीबी के सिर्फ मौद्रिक पहलू ही महत्वपूर्ण नहीं है, गरीबी के कुछ गैर मौद्रिक पहलू भी होते हैं। क्योंकि याद रखना, यह धारणा रखना कि गरीबी विशेष रूप से आय की कमी से उत्पन्न होती है, यह त्रुटिपूर्ण है। पैसा न होगा तो ही गरीबी होगी,
यह धारणा आधी है, अधूरी है। गरीबी को ढंग से समझने में यह धारणा मदद नहीं करती। गरीबी सिर्फ पैसे के अभाव से पैदा नहीं होती है, बल्कि गरीबी निरक्षरता से भी पैदा होती है, गरीबी कुपोषण से भी पैदा होती है, गरीबी गंदा पानी पीने से भी पैदा होती है, गरीबी स्वच्छता के न होने से भी पैदा होती है। इसलिए यदि गरीबी के रावण को मारना होगा तो हमें एक साथ चौतरफा वार करना होगा। हमें सिर्फ लोगों तक पैसे का फ्लो ही नहीं बढ़ाना होगा, बल्कि हमें निरक्षरता से भी लड़ना होगा, कुपोषण से भी लड़ना होगा, गंदा पानी पीने से भी लड़ना होगा, गंदगी से भी लड़ना होगा। इसलिए सरकार जब गरीबी हटाने का प्रयास करती है तो सरकार लोगों तक शिक्षा ले जाने का भी प्रयास करती है। स्वच्छ स्कूल चले हम तमाम प्रकार के प्राथमिक शिक्षा के अभियान, मिड डे मील इत्यादि हैं। क्या है ये? निरक्षरता तो दूर ही की जा रही है, गरीबी को भी दूर करने के उपकरण है। राष्ट्रीय पोषण नीति, हमारे आंगनबाड़ी पर दुनिया भर के प्रोग्राम चल रहे हैं, वे कुपोषण से लड़ने के लिए हैं, एक साथ साथ वो गरीबी से भी लड़ने के लिए। आपने देखा होगा राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत हर घर नल की योजना चलाई जा रही है। वो सिर्फ आपको साफ पानी ही नहीं पिलाया जा रहा है, आपको साफ पानी के माध्यम से गरीबी से भी बाहर निकाला जा रहा है। भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, वह सिर्फ आपको गंदगी से बाहर नहीं निकाल रही है, वह आपको गरीबी से भी बाहर निकाल रही है। तो गरीबी के गैर मौद्रिक पहलू इसे ही कहते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी से उत्पन्न नहीं होती है, गरीबी निरक्षरता से भी पैदा होती है, कुपोषण से भी पैदा होती है, गंदा पानी पीने से भी पैदा होती है, स्वच्छता के न होने से भी पैदा होती है। इन्हें ही गरीबी के गैर मौद्रिक पहलू कहा जाता है। थोड़ा उदाहरणों से इन्हें हम समझते हैं। ठीक, जैसे महिला साक्षरता दर का इनकम की तुलना में गरीबी से ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। यानी एक परिवार है जिसकी आय कम है और एक परिवार है जिसकी आय भी कम है, लेकिन उसकी महिला पढ़ी लिखी है। तो जिस परिवार की आय कम है, महिला पढ़ी लिखी है, उस परिवार की गरीबी से बाहर निकलने की ज्यादा संभावना हो जाएगी, क्योंकि जब महिला शिक्षित होती है तो बच्चों का कुपोषण कम होगा, सरकार की योजनाओं का लाभ लेगी, बच्चों का टीका लगवाया जाएगा, बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, उन्हें बाल श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, बच्चों की शादी देर से होगी, उनकी प्रजनन अवधि भी बहुत कम होगी, देर से शादी होगी तो कम बच्चे पैदा करेंगे, उनके बच्चों की संख्या भी कम होगी। यानी हमने एक उदाहरण से देखा कि महिला साक्षरता एक ऐसा पैमाना है जिस पर आय के बराबर काम करने की आवश्यकता है। यानी गरीबी से बाहर निकालना है तो सिर्फ इनकम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, महिला साक्षरता को भी बढ़ाने की जरूरत है। यह इस उदाहरण से समझा और इस प्रकार हमने ये भी जाना कि कैसे गरीबी के गैर मौद्रिक पहलू भी हैं और गैर मौद्रिक पहलुओं पर काम करके हम गरीबी से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। यानी कुल मिलाजुला करके इस उदाहरण से हम क्या समझ रहे हैं? इस उदाहरण से हम यही समझ रहे हैं कि महिला साक्षरता एक ऐसा पैमाना है जिस पर आय के बराबर काम करने की आवश्यकता है और गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक साथ हमें इनकम के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, इन सब पर काम करने की जरूरत है। यह रही गरीबी की एक मुकम्मल समझ और गरीबी के प्रकार। अब थोड़ा गरीबी के अन्य चीजों पर बात करते हैं। यह क्लास यूपीएससी की क्लास होती है तो स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना होगा, यूपीएससी लेवल की गरीबी पढ़नी होगी। तो अब तक आपने मुकम्मल धारणा समझ ली। अब एक शब्द आ रहा है आजकल, गरीबी एक क्वांटिटेटिव टैक्स के रूप में है, गरीबी एक संज्ञानात्मक कर के रूप में। आप लोग ये नाम सुन करके चौंक गए होंगे कि ये टैक्स सिस्टम कहां से आ गया। जी नहीं, ये टैक्स सिस्टम नहीं है। हमने कहा ना कि हमारी ये क्लास यूपीएससी की क्लास है तो हम उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। आजकल दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और दुनिया के तमाम संस्थान, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, भारत का नीति आयोग भी है, एक शब्द का यूज कर रहे हैं कि गरीबी एक संज्ञानात्मक कर के रूप में है। ठीक, ये क्या है? एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए यह एक आदमी है, ठीक, यह आदमी गरीब है, यह एक आदमी है
यह आदमी अमीर है, बाल वाल भी बना दे भाई इसके, अमीर है, ठीक। जन्म से दोनों एक समान मानसिक क्षमता को लेकर के जन्म लिए। मान लीजिए इसकी भी मेंटल बैंडविड्थ मानसिक क्षमता 100 है, 100 अंक इसे दे रहे हैं, ऐसे हम मान लेते हैं। यह सारा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यह सारा हम, और इसकी भी मेंटल बैंडविड्थ, इसकी भी मेंटल जो बैंडविड्थ है वह भी बाई बर्थ 100 है, 100 अंक है। मेंटल बैंडविड्थ का मतलब होता है जन्म से जो मानसिक क्षमता होती है। दोनों सपोज दैट 100 अंक की मानसिक क्षमता लेकर के जन्म लिए। यह जो अमीर व्यक्ति है यह अपनी 100% मानसिक क्षमता का यानी मेंटल बैंडविड्थ का इस्तेमाल करेगा अपने को आगे बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में। यह और आगे बढ़ेगा और यह अमीर होगा और यह तरक्की करेगा। अमीर अमीर होता जाता है, आप लोग देखते हैं, उसका एक कारण ये भी होता है। वही जो हमारा गरीब आदमी है, इस 100 में से पता चला 60 अंक मेंटल बैंडविड्थ का यानी 60% मानसिक क्षमता का उपयोग अपने जीवन को संभालने में लगा देगा। जीवन को संभालने में मतलब आज रोटी का इंतजाम करना है, कल दवा का इंतजाम करना है, ठीक, परसों पैसा नहीं है, परसों फिर खाने का इंतजाम करना है। यानी अपने जीवन की स्थितियों को जिंदा रहने पर 60% खर्च कर देगा, तो यह 40% ही बचेगा जो यह तरक्की पर इस्तेमाल करेगा कि हम तरक्की कैसे करें। या मैक्सिमम स्थितियों में यह होता है कि गरीब का गरीब आदमी 100% अपनी मेंटल बैंडविड्थ को अपने जीवन को संभालने में लगा देता है, जिंदा रहने में लगा देता है। दूध महंगा हो गया इस चिंता में लगा देता है, दाल की कीमतें बढ़ गई इसे ही संभालने में लगा देता है, खाने का तेल महंगा हो गया इसमें लगा देता है। समझना बात को। गांव में स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है तो फीस भरने में लगा देता है। वही अमीर आदमी इन सबसे मुक्त है, वह अपने टोटल मेंटल बैंडविड्थ का प्रयोग तरक्की में लगाता है। 22 वर्ष दोनों समान लेकर के जन्म लिए थे, लेकिन गरीबी की स्थितियों के कारण इस गरीब ने अपने मेंटल बैंडविड्थ का इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। यानी गरीबी के कारण यह अपनी मेंटल बैंडविड्थ का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसी को कहते हैं कि गरीब आदमी अपनी मेंटल बैंडविड्थ को नष्ट कर दे रहा है, जाया कर दे रहा है, गरीबी की स्थितियों को ही दे रहा है। इसीलिए कहा जाता है गरीब आदमी एक संज्ञानात्मक कर चुकाता है, जो अपने मेंटल बैंडविड्थ के रूप में चुकाता है। इसी को कहा गया है गरीबी एक संज्ञानात्मक कर के रूप में है। समझना इस बात को। यानी कुल मिलाजुला करके हम सब कह सकते हैं कि जो यह गरीबी है, यह गरीबों की मानसिक क्षमता को कम कर दे रही है, तरक्की में उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए कर रही है क्योंकि वो गरीबी में जन्म लिए हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गरीबी एक संज्ञानात्मक कर है। अब आप कहोगे गरीबी कैसे मेंटल बैंडविड्थ को कम करती है, तो हमने उदाहरण में समझाया कि जो लोग गरीब हैं वो गरीबी की स्थिति को संभालने के लिए ही बड़ी मात्रा में मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं, यह उनकी मानसिक बैंडविड्थ को कम करता है। इससे भी अपने जीवन के अन्य क्षेत्र को प्रबंधित नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तरक्की नहीं कर पाते हैं। जैसे गरीब लोगों को अपनी जरूरत की हर चीज की कीमत का हिसाब किताब रखना पड़ता है। जैसे वे दूध पर अत्यधिक खर्च करते हैं तो रोटी के खर्च में उन्हें कटौती करनी पड़ती है। और कुल मिलाजुला करके हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वे तत्काल आजीविका संबंधी चिंताओं के बोझ से दबे रहते हैं। इससे होता क्या है, वे अपने लंबी अवधि की प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं दे पाते, लंबी अवधि का प्रबंधन नहीं कर पाते और जीवन में उनकी बहुत तरक्की नहीं होती है। वहीं अमीर आदमी तरक्की
कि करते रहता है। इसीलिए हम कहते हैं गरीबी एक संज्ञानात्मक कर के रूप में है। गरीब आदमी न चाहते हुए भी, न जानते हुए भी अपनी मेंटल बैंडविड्थ को कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, जो उसे जीवन की तरक्की में करना चाहिए। यह वह अपनी गरीबी की स्थितियों के कारण कर रहा है। इसलिए कहते हैं गरीबी एक कॉम्पिटिटिव टैक्स है, एक संज्ञानात्मक कर है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब आइए थोड़ी सी आगे बढ़ती हूं। एक शब्द और आता है, आजकल आ रहा है, उसे कहते हैं गरीबी का नारीकरण। गरीबी का नारीकरण। नाम क्या है? गरीबी का नारीकरण। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। आप कहोगे ये क्या है भैया? नए नए शब्द सुन रहे हो आप लोग गरीबी में। गरीबी एक संज्ञानात्मक कर है, नया शब्द है। गरीबी का नारीकरण नया शब्द है। तो नया शब्द ही तो हमारी विशेषता है। ये तो यूपीएससी लेवल वाली पढ़ाई है। तो आइए समझते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी इस गरीबी के नारीकरण के मायने क्या है? इस गरीबी के नारीकरण के मायने क्या है, मतलब क्या है? तो कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट पर बात कर लेते हैं, परिभाषा निकल करके आ जाएगी। तो फैक्ट यह है कि अत्यधिक गरीबी में रहने वाले अधिकांश लोग महिलाएं हैं। जब अत्यधिक गरीबी में रहने वालों की संख्या गिनी जाती है तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या वहां अधिक है। यह भी फैक्ट यह भी है कि गरीबी के चक्र में फंसी महिलाओं और पुरुषों के मध्य की खाई पिछले अनेक दशकों से बढ़ती जा रही है। महिलाएं ज्यादा संख्या में गरीबी में शामिल हो रही हैं, वहीं पुरुष गरीबी से निकल रहे हैं तुलनात्मक रूप से। यानी एक तरफ अत्यधिक गरीबी में रहने वाली महिलाएं हैं, संख्या में महिलाएं हैं, दूसरी तरफ गरीबी, पुरुष और महिला गरीबी के आंकड़ों की जब तुलना करते हैं तो पुरुष और महिला गरीबी के बीच खाई बढ़ती जाती है। महिला गरीबों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन्हीं दो स्थितियों को हम कहते हैं गरीबी का नारीकरण। इन्हीं दो स्थितियों को हम कहते हैं गरीबी का नारीकरण, अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अत्यधिक गरीब होना ही गरीबी का नारीकरण कहलाता है। चौंक गए ना आप? तो सोचते होंगे क्या कारण है? तो कारण है, पहला कारण है लिंग वेतन अंतर। ढेर सारी जगह आप अपनी आंख से देखोगे, अभी बच्चे हो, जब थोड़े और बड़े होगे बाहर जाओगे तो एक ही काम के लिए आज के इस पूंजीवादी युग में पुरुष और महिला के वेतन में अंतर है। उसी काम के लिए पुरुष को अधिक वेतन मिलता है, महिला को कम वेतन मिलता है। एक लिंग वेतन अंतर है। दूसरा कारण यह है कि जो कम वेतन वाले व्यवसाय हैं उसमें महिलाओं की व्यापकता है। जितने भी कम वेतन वाले व्यवसाय हैं उसमें महिला कर्मचारियों की संख्या आपको अधिक मिलेगी। तीसरा कारण यह है कि काम करने में परिवार के समर्थन की कमी है। कोई महिला इच्छुक है, योग्य है, बाहर निकल करके काम करना चाहती है, वो महिला शादी हो गई, ससुराल में गई है, बाहर देखती है स्थितियां नहीं ठीक है, थोड़ा बाहर निकल करके हम भी काम करें, योग्य भी है, 4 रुपया कमा करके लाएंगे। लेकिन परिवार के लोग तुरंत गरीबी में जी रहे हैं, धोती फटी हुई है लेकिन मुंह से अटते हुए आ जाएंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी। दुनिया की सबसे बकवास की अवधारणा है। इससे बड़ा बकवास इस संसार में कुछ है ही नहीं। तो हम कई जगह देखते हैं कि काम करने में सबके में परिवार के समर्थन की कमी है। महिलाओं का समर्थन काम करने के मामले में परिवार द्वारा नहीं किया जाता। साथ साथ हम देखते हैं महिलाओं के दी जाने वाली व्यावसायिक, वित्तीय और तकनीकी शिक्षा का अभाव है। अधिकतर महिलाएं ऐसी शिक्षा ग्रहण करती हैं जिससे उनको सर्विस सेक्टर में नौकरी मिल जाए। हम अगर गौर से देखो तो व्यावसायिक शिक्षा, वित्तीय शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के जब आंकड़े आते हैं, पुरुष अधिक है, महिला कम है, और यह भी महिलाओं को गरीब रखने का एक बड़ा कारण है। ठीक, साथ ही साथ जो औपचारिक रोजगार की स्थितियां हैं उनको प्राप्त करने में एक सामाजिक पूर्वाग्रह है। मान लीजिए गांव का चौक चौराहा है, कस्बे है, किसी घर की लड़की कहती है कि हम भी एक दुकान खोल लेंगे, हम भी एक दुकान खोल लेंगे।
तो तुरंत चार लोग आ जाएंगे, अरे तुम कैसे दुकान खोलोगी, इज्जत चली जाएगी। यानी जब औपचारिक रोजगार महिलाएं प्राप्त करना भी चाहती हैं, कुछ अपना बिजनेस व्यवसाय करना भी चाहती हैं, तो जो सामाजिक पूर्वाग्रह है कि नहीं इससे इज्जत प्रतिष्ठा जाती है या आड़े आ जाती है, और महिला चाह करके भी औपचारिक रोजगार में कदम नहीं बढ़ा पाती है। एक और वजह है कि हम देखते हैं कि ऋण, भूमि और विरासत जैसे संसाधनों में पहुंच का अभाव है। जो टोटल क्रेडिट बैंकों द्वारा दिए गए हैं, पुरुषों को अधिक दिए गए हैं, महिला मांगने ही नहीं आई। अगर लैंड रजिस्ट्री के आधार पर देखा जाए तो महिलाओं के नाम से भूमि कम है, उसकी तुलना में पुरुषों के नाम से अधिक है। विरासत का मतलब मां बाप की संपत्ति जो बच्चों को जाती है वह पुरुषों को अधिक मिलती है, महिलाओं को बहुत कम मिलती है, नाम मात्र की ही मिलती है। मां बाप की मृत्यु हो गई तो उनकी संपत्ति उनके पुत्रों को ही जाती है। पुत्रियों के नाम से बहुत कम ऐसे परिवार होंगे जो पुत्रियों को भी देते होंगे। ये सारी चीजें उन सभी कारणों को जन्म देती है जिसके कारण पुरुष की तुलना में महिलाएं गरीब अधिक हैं, और इसे ही हम गरीबी का नारीकरण कहते हैं। तो गरीबी का नारीकरण समझ गए आप लोग। अब आइए अपने मुल्क की गरीबी के कारणों पर बात करते हैं। हम देखते हैं भाई भारत की गरीबी के क्या क्या कारण रहे हैं। तो गरीबी के कारणों पर हम बात करेंगे एक एक लाइन में। तो पहली बात है अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक विनाश। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था जब आपको योजनागत मॉडल चला रहे हैं। आधुनिक काल में हमारे देश में गरीबी का एक बड़ा कारण है हम पर अंग्रेजों का शासन रहा और उन्होंने जी भर के आर्थिक शोषण किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आजादी के बाद जो अर्थव्यवस्था देश हमें विरासत में मिला, जो अर्थव्यवस्था हमें मिली वो इतनी खोखली हो चुकी थी कि उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लंबा वक्त लग गया और इस दौर में गरीबी बढ़ती रही। हुआ क्या कि आजादी के बाद जब हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़े तो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़े, बहुत कम सकल घरेलू उत्पाद, बहुत कम जीडीपी ग्रोथ को हम लेकर के आगे बढ़े, और उसी दौर में हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इससे क्या हुआ कि जितने अपने ग्रोथ के कारण जितनी नौकरियां हमने उत्पन्न की उससे अधिक नौकरी मांगने वाले आ गए। कुल मिलाजुला करके उच्च बेरोजगारी रही, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि तो एक कारण ही थी। तो उच्च बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, कम सकल घरेलू उत्पाद, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, समय समय पर फैलने वाले संक्रामक रोग, भारत में बार बार पड़ने वाले अकाल, भारत की स्वास्थ्य समस्याएं, इन सब से गरीबी आई भी, गरीबी अस्थाई भी रही, गरीबी जिंदा भी रही। तमाम प्रकार के भेदभाव रहे, तमाम प्रकार की सरकारों की इच्छा शक्ति कमी में कमी रही, सरकारी योजनाएं बनी तो धरातल पर ढंग से लागू नहीं हो पाई। यह भी गरीबी की बहुत बड़ी वजह रही। और साथ साथ यह भी सच था कि विकास इतना तेजी से नहीं हुआ कि गरीबी को समाप्त किया जाए। विकास की ग्रोथ अगर यहां थी तो गरीबी यहां थी। जितनी तेज से गरीबी हुई उतनी तेज से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए और गरीबी बढ़ी। भारत के कुछ क्षेत्रों में एक अजीब वो गरीब कारण रहा गरीबी का, और उसे कहते हैं संसाधन अभिशाप। कई क्षेत्र इसलिए गरीब रह गए कि वहां रिसोर्सेज बहुत थे। कितनी अजीब बात है, संसाधन नहीं, संसाधन है लेकिन फिर भी गरीब हो गए। इसे संसाधन अभिशाप कहते हैं। यानी जो चीज उनके लिए वरदान था वही चीज उनके लिए विनाश बन गया। जैसे कई क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र थे, सरकारें संसाधनों को तेजी से प्राप्त करनी चाहती थी और स्थानीय स्तर की राजनीतिक स्थितियां कुछ और थी। वे लोग भी उन संसाधनों में हिस्सेदारी चाहते थे। तमाम कारण हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो जो क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न थे वहां नक्सलवाद आ गया, वामपंथी उग्रवाद आ गया और वहां विकास पहुंच ही नहीं पाया। आज देख लो, जो नक्सलवादी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ वामपंथी उग्रवाद है, नक्सलवाद है, ये सब प्राकृतिक संसाधनों से बड़े समृद्ध क्षेत्र है लेकिन सबसे अधिक गरीब है।
सरकार अपने विकास कार्यक्रम वहां संचालित ही नहीं कर पाई इन नक्सलवादियों और उग्रवादियों के कारण। तो ये भी एक कारण रहा। साथ साथ एक बड़ा कारण रहा विकास का मॉडल। ठीक, जैसे हम जिस विकास के मॉडल को लेकर के चले उसमें बड़ा ठहराव था, बड़ी स्थिरता थी, एक ही प्रकार का विकास का मॉडल था। ये जो विकास के मॉडल है ना, ये गरीबी उपशमन के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। जैसे भारत जैसे देश में श्रम अधिशेष वाला ये देश है, बहुत ज्यादा हाथ है काम करने वाले, लेकिन यहां पूंजी गहन विकास के मॉडल को कई क्षेत्रों में अपनाया गया, मजबूरी भी थी, यानी ऑटोमेटिक मशीनों को अपनाया गया। अब है क्या कि जब पूंजी गहन विकास करेंगे, जब आप पूंजी गहन विकास करेंगे तो जाहिर सी बात है मानव श्रम की कमी होगी, कमी लगेगी, तो ढेर सारे लोग बेरोजगार रहेंगे, वे सब गरीबी में जाएंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से यही दिक्कत आने वाली है, बहुत ढेर सारे लोगों के काम धंधे नौकरियां छूटने वाली है। तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तरक्की का भी माध्यम बनेगी, तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी गरीबी का भी माध्यम बनेगी। कम जनसंख्या वाले देशों के लिए तरक्की का माध्यम बन जाएगी, जो अमीरों के लिए तरक्की का माध्यम बन जाएगी, तो अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए, गरीबों के लिए गरीबी का माध्यम बन जाएगी। जिस काम को 10 लोग मिलकर के करते थे उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से एक ड्रोन कर देगा, एक रोबोट कर देगा, 10 लोग बेरोजगार हो गए। तो उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर लोग क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ढेर सारा काम करवाएंगे, ढेर सारे मजदूरों की छटनी हो जाएगी। ये सब गरीबी के कारण रहे। साथ साथ गरीबी का एक और कारण रहा है, वो है कि गरीबी एक दुष्चक्र है। माता पिता की गरीबी संतानों को विरासत के रूप में मिल जाती है और गरीब व्यक्ति गरीब बना ही रह जाता है। तो ये सब गरीबी के कारण है। साथ ही साथ एक बात और देखी गई, ठीक, कि गरीबी के कारण हमने देखा कि खराब शैक्षिक आधार रहता है, यानी शिक्षा की स्थितियां क्या रहती है? खराब रहती है। जो गरीब लोग होते हैं बहुत कौशल वाली, स्किल वाली एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, और जब वो शिक्षित भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, तो गरीबी उनकी कायम रहती, गरीब आदमी गरीब बना रह जाता। हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखते हैं छोटी छोटी जोत होती है, यानी एग्रीकल्चर लैंड का आकार छोटा छोटा होता है, और जब एग्रीकल्चर लैंड का आकार छोटा छोटा होता है, साथ ही साथ उनकी भूमि की उत्पादकता भी बहुत कम होती है, क्योंकि कृषि में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। इसी कारण आपको दिखता होगा कि जो लोग भूमि आधारित गतिविधियों पर निर्भर जो परिवार हैं, यानी खेती किसानी पर निर्भर जो परिवार हैं, जिनके पास जमीन कम है, वे लोग अक्सर गरीबी में ही जीवन गुजार देते हैं। साथ ही साथ हमको यह भी दिखता है गरीबी के कारणों में कि गरीबी उन्मूलन की जो भी योजनाएं बनाई गई, वे राजनैतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के अभाव के कारण सफल नहीं हो पाई। गरीबी हटाओ के नारे पर कई चुनाव लड़े गए, लेकिन न तो हमारे राजनीतिज्ञ प्रतिबद्ध थे और न ही हमारी नौकरशाही यानी सिविल सर्वेंट, ये दोनों प्रतिबद्ध नहीं थे गरीबी हटाने के लिए। इस देश की गरीबी चीख चीख के कहती है, सवाल करती है अपने नेताओं से, अपने सिविल सेवा के अधिकारियों से, तुम्हारी निष्ठा ठीक नहीं थी। अगर सच में इनकी निष्ठा ठीक रही होती तो गरीबी बहुत तेजी से हटाई जा सकती। गरीबी के मोर्चे पर जब सरकारों का मूल्यांकन किया जाता है, ये सरकारें ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं करती। हां, समय के साथ स्थितियां बदल रही हैं। जैसे अभी वर्तमान सरकार ने कई गरीबी लक्षित कार्यक्रम चलाए हैं, विशेष करके महिलाओं के लक्षित कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे महिलाओं के नाम से आवास का देना, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और इन योजनाओं ने बड़ी तेजी से गरीबी में कमी लाई। इसलिए ये सरकार बधाई की पात्र है, धन्यवाद की पात्र है।
गरीबी के मोर्चे पर इस सरकार ने, जो वर्तमान सरकार, इसने काफी अच्छा काम। कुल मिलाजुला करके आज से लेकर के आजादी का मूल्यांकन कर लिया जाए तो जितना प्रतिबद्ध होना चाहिए उस प्रतिबद्धता की कमी कहीं न कहीं दिखी जरूर है। फिर भी काफी लोगों ने काफी अच्छा काम किया है। साथ ही साथ गरीबों की, आपको पता ही होगा कि बड़ी खराब आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है। इस आर्थिक और सामाजिक स्थिति के कारण लोगों का एक बड़ा हिस्सा बेहद निम्न स्तर की उत्पादकता और कम मजदूरी वाले व्यवसायों में काम करता है, रोजगार की तलाश करता है। इतना ही कमा पाता है कि जिंदा रह सके, किसी भी परिस्थितियों में वह गरीब का गरीब बना ही रह सकता है। यही है गरीबी के कारण। तो आपने गरीबी के कारण समझ लिए, ठीक। अब हम गरीबी की माप करेंगे, देखेंगे कि गरीबी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि गरीबी का मेजरमेंट बहुत जरूरी है गरीबी हटाने के प्रयासों के। दरअसल जब हमारे पास आंकड़े होते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर यह तय हम करने में आसानी होती है हमें कि कौन कहां कितना गरीब है और हम कैसी योजनाएं बनाएं कि लोगों को गरीबी के बाहर निकालें। इसीलिए गरीबी की माप की जाती, गरीबी का मेजरमेंट किया जाता। तो आइए, भारत में गरीबी की माप का बड़ा ही रोचक यात्रा रही है। एक यात्रा पर ले चलता हूं आपको। गरीबी की माप हमारी आजादी से पहले भी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले गरीबी का अनुमान लगाया था दादा भाई नारोजी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों किया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में उन्होंने गरीबी का अनुमान लगाया था। जो उनका अनुमान था वो 1867-68 की प्राइस के आधार पर था, कीमतों के आधार पर था। 1901 में उन्होंने यह अनुमान लगाया था, यानी 1901 में अनुमान लगा रहे थे 1967-68 की कीमतों पर। और इन्होंने कहा कि 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष गरीबी रेखा का अनुमान इन्होंने लगाया कि 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी एक आदमी 16 से 35 रुपए के बीच अगर कमाता है, उससे कम कमाता है तो वह क्या होगा, इस रेंज में है तो वह क्या होगा, गरीब होगा। 16 से 35 रुपए का गरीबी रेखा का अनुमान लगाया इन्होंने। राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी 1938 में, कांग्रेस द्वारा बनाई गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस द्वारा एक गठित थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस ने जब यह राष्ट्रीय योजना समिति बनाई थी तो इस योजना समिति का अध्यक्ष बनाया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक। इन्होंने 15 से 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के आधार पर गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। यह बस ऐसे एक एक फैक्ट जानते रहिए, आगे बढ़ते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान आया था। आपको मैंने बताया था, जब प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ाया था, बंबई के उद्योगपतियों ने दिया था। इस बॉम्बे प्लान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 74 रुपए की गरीबी रेखा का सुझाव दिया गया था। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 74 रुपए की गरीबी रेखा का सुझाव दिया गया था। ये सब आजादी के पहले के प्रयास है। आजादी के बाद गरीबी रेखा निर्धारण की ठोस प्रयास हुए और सबसे पहली बार 1962 में 1962 में योजना आयोग विशेषज्ञों का समूह बनाया गया, ठीक। 1962 में योजना आयोग ने अपने कुछ विशेषज्ञों का समूह बनाया, जिसे योजना आयोग विशेषज्ञों का समूह कहा जाता है, और इनसे कहा कि गरीबी रेखा का निर्धारण कीजिए, ठीक। स्वतंत्र भारत में यानी आजाद हिंदुस्तान में गरीबी रेखा को पहली बार इसी समूह द्वारा निर्धारित किया गया था। इस समूह ने जो आधार बनाया था वो ये था कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, इसी के आधार पर हम गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। यानी इस योजना आयोग द्वारा सबूत है, इसका लक्ष्य था कि एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकता है और किस पर खर्च कर सकता है, तो भोजन पर।
तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए भोजन पर कितना पैसा खर्च करेगा, इसी आधार पर 1962 में गरीबी रेखा बनाई गई। ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग गरीबी रेखा बनाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र के लिए 25 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कहा गया था कि अगर इतना रुपया खर्च करता है तो इसे ही गरीबी रेखा माना जाएगा। उसके बाद 1971 में एक ठोस प्रयास हुआ जिसे दांडेकर और रथ का प्रयास कहा जाता है। दांडेकर और रथ, VM दांडेकर थे एक व्यक्ति और नीलकंठ रथ थे। इनको सौंपा गया कि आप भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कीजिए और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी पॉवर्टी इन इंडिया। यह रिपोर्ट हमने लगा दी है। इसी के आधार पर इन्होंने गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो VM दांडेकर और N रथ ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल किया। जो नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े आते हैं, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के जो आंकड़े आते हैं उन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करके गरीबी का अनुमान लगाया। इन्होंने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए गरीबी का अनुमान लगाया और इन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2250 कैलोरी का उपभोग व्यय कर पाता है। तो उससे नीचे है तो गरीब है, उससे ऊपर है तो गरीब नहीं है। थोड़ा इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि चाहे गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, यह कोई व्यक्ति है चाहे गांव का है चाहे शहर का है, या अपने खाने पर इसको खाना है, फूड चाहिए, भोजन चाहिए, और ऐसा भोजन जिसमें कम से कम 2250 कैलोरी की ऊर्जा हो। इस भोजन पर वह प्रतिदिन कितना खर्च करता है, इस खर्च को ही उन्होंने गरीबी रेखा माना। जैसे मान लो यह व्यक्ति प्रतिदिन X रुपए खर्च करता है 2250 कैलोरी की ऊर्जा वाले भोजन के लिए, तो इस X को मान लिया जाएगा गरीबी रेखा। मान लीजिए इस X की जगह हम कह दें कि यह व्यक्ति 20 रुपया खर्च करता है, यह एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो कह दिया जाएगा कि गरीबी रेखा क्या है, 20 रुपए की है प्रतिदिन की। इसी के हिसाब से महीना निकाल लिया जाएगा, इसी के हिसाब से साल निकाल लिया जाएगा। और याद रखना यह क्या है, खर्च का आधार पर है, आय के आधार पर नहीं है। तो दांडेकर और रथ ने 1971 में खर्च के आधार पर, भोजन के खर्च के आधार पर गरीबी रेखा का अनुमान लगाया। फिर 1979 में वाई अलग की एक कमेटी बनी थी, ठीक, और इन्होंने वाई अलग की जो कमेटी बनी, उन्होंने भी गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर परिभाषित किया। गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर परिभाषित किया। बात वही है कि व्यक्ति अपने खाने पर कितना खर्च करेगा, इसी आधार पर यह परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने रथ फार्मूले में एक नई चीज जोड़ दी, कुछ अलग कर दिया। वो ये था, इन्होंने कहा कि यदि यह व्यक्ति ग्रामीण है, यदि यह व्यक्ति ग्रामीण है, ठीक, तो ये कह रहे हैं इस व्यक्ति को भोजन चाहिए, फूड, भोजन की थाली चाहिए, फूड चाहिए, तो ऐसा भोजन चाहिए जिसमें कम से कम 2400 कैलोरी की ऊर्जा हो। और इस 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन का कितना खर्च कर रहा है। खर्च यानी उपभोग व्यय, खर्च मतलब उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। मान लीजिए यह 2400 कैलोरी ऊर्जा के लिए प्रतिदिन का उपभोग व्यय इसका X रुपया है, तो इस X रुपये को ही क्या मान लिया गया, गरीबी रेखा मान लिया गया। यह गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जा रहा है, उपभोग व्यय के आधार पर। और किस पर उपभोग, फूड पर उपभोग, भोजन पर उपभोग, अन्य चीजों पर उपभोग को नहीं काउंट किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने शहरी के लिए कहा कि मान लीजिए यह आदमी शहर का आदमी है, यह शहरी आदमी है। शहरी के लिए कहा कि इसको ऐसे भोजन की थाली चाहिए, ऐसा फूड चाहिए जिसमें 2100 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हो। इस पर जो वो खर्च करेगा
मान लीजिए इस पर वह वायु रुपये खर्च करता है, तो कहा गया कि यह वायु रुपये ही क्या हो जाएगी, गरीबी रेखा हो जाएगी। इसी को कह दिया गया कि यह वायु रुपया ही क्या होगा, यह वायु रुपया ही गरीबी रेखा होगा। समझ में आ गई बात? तो वाई के अलग ने 1979 में, ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी मापदंड को अपनाया। शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी मापदंड को अपनाया। और इसी के आधार पर पहली बार भारत में आधिकारिक गरीबी की गणना शुरू हुई। एक गिना जाने लगा कि कौन गरीब है। 62 में जो योजना आयोग की समिति बनी थी, उससे पूरे देश में गरीबी रेखा की गणना नहीं हो पाई थी, क्योंकि 62 में चीन से फिर युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान से युद्ध हो गया, 66 में अकाल पड़ गए। इनके कारण गरीबी की गणना नहीं हो पाई। 71 में पुनः गणना शुरू हुई, 1979 में 71 में दांडे का रथ आया, उसके का फार्मूला है, उस पर भी गणना नहीं हो पाई। 1979 में इस फार्मूले के आधार पर गरीबी की गणना शुरू की गई, पूरे भारत में गिना गया। इसके बाद 2009 का साल आता है और तेंदुलकर समिति बनती है। बड़े अर्थशास्त्री थे तेंदुलकर साहब, और इन्होंने कहा, इनसे भारत सरकार ने कहा आप गरीबी की गणना कीजिए। तो इन्होंने गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए एक नई टोकरी बनाई। नई टोकरी का मतलब, अब तक गरीबी रेखा को परिभाषित किया जा रहा था भोजन पर कितना खर्च करता है व्यक्ति, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम भोजन पर कितना व्यक्ति खर्च करता है, भोजन के अलावा हम स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च को भी शामिल करेंगे। यानी अब तक जो गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था सिर्फ फूड पर खर्च के आधार पर निर्धारित किया जाता था। इन्होंने कहा नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है, इसके आधार पर भी हम गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। और साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा होनी चाहिए। यानी अब तक क्या था, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग था, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग था। इन्होंने कहा ठीक है, हम तो निकालेंगे ही, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग, लेकिन प्रत्येक राज्य भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से सर्वे करके गरीबी रेखा बनाए। और इन्होंने दो तो दिया, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का सुझाव दिया और शहरी भारत के लिए गरीबी रेखा का सुझाव दिया। ग्रामीण भारत के लिए इन्होंने कहा कि 27.2 रुपये यानी 27 रुपये 20 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का उपभोग व्यय। यानी ग्रामीण गरीबी रेखा कितनी है, 27.2 रुपये उपभोग व्यय यानी खर्च कर रहा है। वहीं शहरी गरीब रेखा कितनी है, 33.3 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का उपभोग व्यय। समझ में आ गई बात? ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी समझ में आ गई बात? यानी ग्रामीण गरीबी के लिए प्रतिदिन कितना खर्च करना है, 27 रुपये 20 पैसे। वही शहरी गरीबी के लिए प्रतिदिन कितना खर्च करना है, शहरी गरीबी रेखा का आधार क्या है, 33 रुपये 30 पैसे। इसी के आधार पर ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी का आकलन किया गया। इसी के आधार पर ग्रामीण गरीबी और शहरी गरीबी का आकलन किया गया। कहा गया कि ग्रामीण गरीबी रहेगी 27 रुपये 20 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का उपभोग व्यय, शहरी गरीबी रहेगी 33 रुपये 30 पैसे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का उपभोग व्यय। अभी तेंदुलकर समिति वाला ही फार्मूला चल रहा है। ठीक, एक फार्मूला एसआर हाशिम कमेटी ने भी 2010 में सुझाया था। यह हाशिम कमेटी योजना आयोग द्वारा नियुक्त की गई थी और इस हाशिम कमेटी को कहा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो शहरी गरीब परिवार हैं, उन शहरी गरीब परिवारों के पहचान के लिए आप गरीबी रेखा का थोड़ा निर्धारण कीजिए। इन्होंने सिफारिश भी दी। सिफारिश में कहा गया कि शहरी क्षेत्र में गरीबों की पहचान आवासीय, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में जो विशिष्ट कमजोरियां हैं उसके आधार पर की जाए। अपनी सिफारिश में इन्होंने कहा कि जो हमारी तेंदुलकर साहब की गरीबी रेखा है वही चलती रहे, लेकिन उसमें कुछ नए किस्म के गरीब जोड़े जाएं। उन्होंने कहा उन्हें भी गरीब माना जाए जो बेघर हैं, अस्थायी घरों में रहते हैं।
उन्हें भी गरीब माना जाए जिनकी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच नहीं है। उन्हें भी गरीब माना जाए जिनका काम अस्वच्छ या खतरनाक वातावरण में होता है। उन्हें भी गरीब माना जाए जिनके पास सेवाओं के लिए भुगतान की स्थिरता नहीं है, यानी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कोई नियमित वेतन नहीं पा रहे हैं कि मार्केट से स्वास्थ्य सेवाओं पर नियमित भुगतान कर पाए। साथ साथ उन्हें भी गरीब माना जाए, उन परिवारों को भी गरीब माना जाए जिनका नेतृत्व महिलाएं कर रही है या नाबालिग बच्चे कर रहे हैं, परिवार का कोई कमाऊ सदस्य नहीं है। साथ साथ वे परिवार जिनके सदस्य विकलांग हैं या लंबे समय से बीमार हैं, उन्हें भी गरीब माना जाए। तो इन्होंने गरीबी की एक नई श्रेणी बताई, इनको भी सरकार ने शामिल किया है। लेकिन वर्तमान में जो गरीबी रेखा का निर्धारण है वो तेंदुलकर फार्मूले के आधार पर ही किया जा रहा है। इसके साथ 2011 में भारत सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना भी कराई थी, जो 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति आधारित जनगणना थी भारत सरकार की। भारत सरकार ने यहां भी गरीबी के आंकड़े इकट्ठे किए और इस जनगणना के माध्यम से जो आंकड़े मिले उनका प्रयोग भारत सरकार अपनी कई योजनाओं में कर रही है। जैसे इस जनगणना के माध्यम से जो गरीबी के आंकड़े मिले हैं, जो जातिगत जनगणना के माध्यम से आंकड़े मिले हैं, उन आंकड़ों का ही प्रयोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में किया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में किया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना में किया जाता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालयों का निर्माण हो रहा है उसमें किया जाता है, आयुष्मान भारत के लिए किया जाता है, मनरेगा के तहत जो श्रम बजट तैयार किया जाता है कि किस राज्य को कितनी पैसा देना है मजदूरी के लिए, मजदूरों की मजदूरी क्या होगी, उन सब में इसी जनगणना का इस्तेमाल किया जाता है। इसने भी गरीबी को परिभाषित करने की एक कोशिश की। फिर 2014 में रंगराजन कमेटी बनाई गई। यह रंगराजन साहब आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर हैं। योजना आयोग ने यह कमेटी बनाई थी, तो योजना आयोग को ही 2014 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी और इन्होंने कहा था कि देश में गरीबी की जो मेजरमेंट करते हैं उसको बदलने की जरूरत है। इन्होंने कहा था कि नई गरीबी रेखा बनाया जाए जो 2011-12 की कीमतों पर हो और इन्होंने कहा था कि ग्रामीण गरीबी 32 रुपए प्रतिदिन का उपभोग व्यय के आधार पर बनाया जाए, शहरी गरीबी 47 रुपए प्रतिदिन के उपभोग व्यय पर बनाया जाए। यह रंगराजन कमेटी के सुझाव थे। तो फिलहाल ये सारी बातें रही हैं गरीबी के निर्धारण पर। अब हम बात करेंगे गरीबी उन्मूलन पर। तो ये कहानी रही है पूरे भारत का। हमने दादा भाई नौरोजी से लेकर के रंगराजन समिति तक का हमने आपको क्या बता दिया कि क्या रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का इतिहास। बड़ा पेचीदा इतिहास रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात गरीबी उन्मूलन की, इस पर थोड़ी ही बात होगी। सरकार जो कुछ भी करती है सब गरीबी उन्मूलन के लिए करती है। कृषि का विकास करती है गरीबी उन्मूलन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करती है गरीबी उन्मूलन के लिए इन्वेस्टमेंट मॉडल लाती है। अभी ये सब पढ़ाने वाले हैं, इंफ्रा पढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ाएंगे, ये सब करती है गरीबी के लिए। आरबीआई मौद्रिक नीतियां बनाती है गरीबी के लिए, सरकार बजट लेकर आती है गरीबी के लिए। सरकार जो कुछ भी करती है वो सब गरीबी उन्मूलन के लिए ही करती है। यानी हम एक लाइन में कह दे कि सरकार कहती है कि हम अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे, ठीक। और याद रखिएगा अर्थव्यवस्था का विकास ही गरीबी उन्मूलन का प्राथमिक स्रोत है। हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, गरीबी घटेगी। तो सरकार जो कुछ भी करती है किसके लिए करती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कृषि के लिए कर रही है, उद्योग के लिए कर रही है, सर्विस सेक्टर के लिए कर रही है, सड़क बनाने के लिए कर रही है, बंदरगाह बनाने के लिए कर रही है, ठीक। शेयर मार्केट के लिए कर रही है, एफडीआई का इनफ्लो कर रही है, सब कुछ कर रही है किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अर्थव्यवस्था का विकास किया जाता है ताकि गरीबी को कम किया जा सके। तो एक लाइन में जान लीजिए, सरकार जो कुछ भी कर रही है सब गरीबी उन्मूलन के लिए कर रही है। यानी अर्थव्यवस्था का विकास ही गरीबी उन्मूलन की पहली शर्त है। दूसरा, सरकार कुछ स्पेशल भी काम कर रही है। अब स्पेशल पर बात करते हैं। जैसे सरकार एमएसएमई का विकास कर रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, क्योंकि यहां रोजगार का सृजन ज्यादा होता है, वह भी गरीबी कम करने के लिए कर रही है। सरकार कल्याणकारी राज्य के लिए भी काम करती है, वेलफेयर स्टेट के लिए भी काम करती है कि हम कल्याणकारी राज्य हैं। कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष काम कर रही हो। जैसे सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर काम कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर काम कर रही है। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपको पढ़ाया था आपके यूट्यूब पर, इसमें पूरा विस्तार से बताया था।
तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जिसके तहत अनाज दिए जा रहे हैं, क्यों? गरीबी हटाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को आवास दिया जा रहा है, क्यों? गरीबी हटाने के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, क्यों? गरीबी हटाने के लिए। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं, क्यों? गरीबी हटाने के लिए। मनरेगा क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्यों? तो गरीबी हटाने के लिए। ठीक, साथ साथ सरकार प्रगतिशील कराधान करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लाती है, यानी अमीरों से कर लेती है, गरीबों से कर नहीं लेती है। और अमीरों से कर लेकर के ऐसा टैक्स सिस्टम जो सिर्फ अमीरों पर लगाया जाता हो उसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम कहते हैं। तो सरकार अमीरों पर कर लगाती है और गरीबों पर खर्च करती है। यह किस लिए करती है? गरीबी हटाने के लिए। सरकार तमाम तरह करके सोशल सिक्योरिटी नेट उपलब्ध कराती है, सामाजिक सुरक्षा जाल उपलब्ध कराती है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जीवन बीमा की सुविधा। ये सब किस लिए? गरीबी के लिए। कई गरीबी विरोधी कार्यक्रम भी चलाती है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसे दिए जा रहे हैं। महिलाओं को कहा जा रहा है अपनी आजीविका शुरू कीजिए। वह क्या है? वह सारे के सारे प्रयास क्या हैं? गरीबी हटाने के लिए किए जा रहे हैं। भारत में दीनदयाल अंत्योदय योजना बहुत सफल हो रही है। तकरीबन 83 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप बन चुके हैं और इसमें से तकरीबन 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ही है। गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया जाता है, बैंक से लिंक करा दिया जाता है, कर्जा दिलवा दिया जाता है, अपना काम धंधा व्यवसाय शुरू करें। इस योजना का नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसके तहत काम किया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। एक बेहतर वितरण मॉडल के लिए पंचायती राज संस्थानों और नगर पालिकाओं के माध्यम से भी काम किया जा रहा है। पंचायती राज संस्थानों को सशक्त किया जा रहा है, नगर पालिकाओं को सशक्त किया जा रहा है, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं वह स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किए जा सके। ये सारे काम किए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम गरीबी का उन्मूलन कर सकें। ठीक उसी प्रकार गरीबी उन्मूलन पर एक नीति आयोग ने टास्क फोर्स बनाया था 2015 में अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में, और इनसे कहा था कि गरीबी उन्मूलन की रणनीतियां कैसे बनाई जाए, इस पर आप सुझाव दीजिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट को सरकार ने लागू किया है। इन्होंने कहा है कि रोजगार गहन निरंतर तीव्र विकास किया जाए, यानी हमारी ग्रोथ स्टोरी चलती रहनी चाहिए, विकास की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, और ऐसी ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन करे। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने कही कि गरीबी विरोधी जो कार्यक्रम है इनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, इनका डिजिटलाइजेशन किया जाए, सब्सिडी को सीधे सीधे लोगों के खाते में डाला जाए, इससे गरीबी तेजी से हटेगी। सरकार दोनों काम कर रही है, रोजगार गहन तीव्र विकास भी कर रही है और साथ साथ गरीबी विरोधी कार्यक्रमों को अच्छे से लागू करने की भी कोशिश कर रही है। इसीलिए जनधन योजना लाई गई, आधार लाया गया, मोबाइल को लिंक कराया गया, जैम जो योजना आई, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट सब्सिडी भेजी जाने लगी, और भारत गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई मुकम्मल तरीके से लड़ रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत जल्दी हम बहुत ढेर सारे लोगों को गरीबी के बाहर निकालेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा। इसी उम्मीद के साथ इस देश की ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये रही कहानी गरीबी की। मुझे उम्मीद है आपको गरीबी समझ में आ गई होगी। मैं पुनः वापसी आ गया हूँ कुछ दिनों के विश्राम पर। नेक्स्ट क्लास इसी शेड्यूल पर फिर आएगी अगले चैप्टर के साथ। आप लोग परेशान मत, आश्वस्त रहें, मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाते रहूँगा। आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना स्नेह दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।